खवातीन वहाँ जाए सारी। लेके जाओ इनको, हटा भाई। मेरे पापा को मार दिया था। तुम लोगों के सामने वारदात हुई है? जी साहब, हम सब पंचायतों के सामने गोलियां चलाएंगे, असला छुपा कर लाए थे वो लोग। पहचानते हो? गवाही दोगे? क्यों नहीं देंगे? एक तो चाचा उमर का दामाद है, एक उसकी बीवी है, और दो उसके भाई थे, हमजा और सलीम, और कुछ लोग और भी साथ आए थे जो असला लेकर आए थे अपने साथ। साहब जल्दी करें, जल्दी कार्रवाई डाल दें। जहांगीर के गोली लगी है, वो जख्मी हुआ है, अभी ये करीब में होंगे, जल्दी पकड़ लें उनको। एम्बुलेंस को फोन कर, लाशें पोस्टमार्टम के लिए भेजो फटाफट। अकबल, वो यहाँ ही कहीं करीबी अस्पताल में होंगे, मुझे हर कीमत पे मुजरिम चाहिए, ढूंढ के ला उनको। तू इनके साथ जाओ और मुबशिर को भी साथ लेके जा। क्विक अकमाल, क्विक अकमाल। आप माँ इसकी? मैं वही बदनसीब हूँ जिसका ये शोर, ये दोनों बेटे पड़े। और ये कौन है? साहब, ये मेरे वालिद और मेरे भाई है दोनों। आप लोग मेरे साथ आइए, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। मेरे बच्चे को मार डाल। नहीं, नहीं, अल्लाह, मेरा बच्चा। अम्मा फिक्र ना कर, कोई नहीं बचेगा, सब पकड़े जाएंगे। साहब, आप इन चारों के खिलाफ कत्ल की एफआईआर दर्ज करें। चारों? कौन चारों? साहब, जहांगीर, उसका भाई हमजा और सलीम, और मेरी बहन साबरा, इन सब ने मिलकर मेरे बाप और भाइयों का कत्ल किया है। नहीं नहीं साहब, साबरा का कोई कसूर नहीं है, ये तो जहांगीर के भाइयों ने हमें बर्बाद करके रख दिया। अम्मा तू रहने दे, अगर वो मिली ना होती तो हम जहांगीर पे दावा कर सकते थे। वो बेचारी तो उनके हाथों फंसी हुई थी, क्या कर सकती थी? खुद ही बची है, हमने थोड़ी फंसाया। आप साहब इन चारों के खिलाफ कत्ल का पर्चा काटे। पर अगर साबरा तुम्हारे खिलाफ पर्चा कटवाना चाहे तो? साहब, मेरे ही बाप और भाइयों का कत्ल हुआ है, आप पूरी पंचायत से पूछ सकते हैं। गोली उन लोगों ने चलाई थी। इसमें जहांगीर को भी तो गोली लगी है, किसने मारी गोली उसको? साहब, जहांगीर अपने साथियों की फायरिंग से जख्मी हुआ है। तू पंचायत में था? नहीं साहब। ओए, फिर तुझे कैसे पता? ये काम हमारा है कि किसकी गोली किसको लगी है, समझा? खामोश बैठा रहे। अम्मा जी, आप बताएं, आप पंचायत में थी? ना बेटा ना, मैं बदनसीबा नहीं थी। अगर मैं होती तो मन्नत समाजत करके रोक लेती, गोली ना चलने देती मैं। पंचायत में आपकी बेटी साबरा भी तो थी? साहब, वो तो शोहर के साथ और ससुराल वालों की तरफ से आई थी। अच्छा माँ जी, ये तो बताओ, तो बेटियां और माँ तो एक दूसरे की बहुत राजदार होती हैं, उसने कुछ तो तुम्हें बताया होगा। वो बच्ची बहुत परेशान थी। मुकामी पुलिस को इत्तला मिली थी कि जायदाद के झगड़े पर दो पार्टियों में तसादुम के नतीजे में 4 अफराद हलाक हो गए थे। पुलिस ने जाए वारदात पर पहुंचकर लाशों को अस्पताल पहुंचाया। इब्तिदाई मालूमात की रोशनी में मकतूल उमर की बेटी साबरा और मरकजी मुल्जिम जहांगीर के 2 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि जहांगीर खुद भी गोली का निशाना बनकर अस्पताल पहुंच गया। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे कोई गन शॉट आया है जहांगीर नामी? जी जी। अभी किस साइड में? यहाँ से लेफ्ट जाके आईसीयू में। ठीक है, थैंक यू।
क्या हुआ डॉक्टर साहब? पेशेंट जहांगीर के साथ आप हैं? जी हाँ, मैं उनकी वाइफ हूँ। सॉरी, वो तो एक्सपायर हो गए। डॉक्टर साहब यहाँ पे कोई गन शॉट आया है जहांगीर नामी? जी, वो तो एक्सपायर हो गए। एक्सपायर हो गया? कोई उसके साथ लवाकीन है? जी, ये उनकी मिसेस है। थैंक यू। जहांगीर बीबी हो आप हो? आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। लेकिन क्यों? एक बयान लेना है बस, थोड़ी देर में फार कर देंगे। नहीं, चलो इसको लो, चलो। मैं नहीं जा सकती। मेरा शोहर वहाँ पर। मेरा शोहर वहाँ पर है। मुझे छोड़ दो। चलो चलो लेके चल इसको। देख बीबी, हम जानते हैं तेरा दुख सबसे बड़ा है। एक तरफ तेरे 2 भाई और बाप कत्ल हुआ है, तो दूसरी तरफ तेरा शोहर। मैं तो वो बदनसीब लड़की हूँ जिसका अब कुछ नहीं बचा, ना ससुराल और ना महका। और इसीलिए इंसाफ और सच की बात तू ही बताएगी। जहांगीर के मरने के बाद अब तो मैं टूट गई हूँ। अब मुझ में हिम्मत कहाँ है? आप पूछ लें जो आपको पूछना है। जहांगीर से तेरी शादी घर वालों की मर्जी से हुई थी? नहीं। पुलिस के मुताबिक कुछ अरसे से बहन भाइयों में जायदाद का तनाजा चल रहा था, जिसे पंचायत में तस्फिया कराने की कोशिश की जा रही थी कि आपस में तल्ख कलामी के नतीजे में फायरिंग का वाकया पेश आ गया, जबकि पुलिस शवाहिद इकट्ठे करने और झगड़े की बुनियादी वजह जानने की कोशिश कर रही थी। इस दौरान पुलिस के इल्म में ये बात भी आई कि दोनों खानदानों में इख्तलाफ की वजह साबरा और जहांगीर की शादी भी थी। हिरासत में ली गई जहांगीर की अहलिया के मुताबिक उसके भाई और बाप इस शादी से खुश नहीं थे, जबकि कुछ अरसे बाद उसे एहसास हुआ कि ससुराली भी इससे खुश नहीं थे। बानो खाला, बहू तो आपकी बहुत खूबसूरत है, वैसे अपने साथ जमीन जायदाद कितनी लाई है ये? जब आदमी मीठा जरूरत से ज्यादा खा ले, वो भी कड़वा लगने लग जाता है। मैं कुछ समझा नहीं माजी। अरे अपने हाथों से खाना खिला दो, देखो अभी तो मेहंदी भी नहीं छूटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने सोचा जरा जहांगीर की दुल्हन को ही देखकर आ जाऊं। तो फिर कैसी लगी मेरी दुल्हन? वैसे है तो बहुत खूबसूरत। बानो खाला, बहू तो आपकी बहुत खूबसूरत है, वैसे अपने साथ जमीन जायदाद कितनी लाई है ये? हाँ, ये तो जहांगीर अपनी पसंद लाया है, इसी को ही पता होगा। अभी तो अकेली आई है, तो क्या पीछे पानी का जहाज आ रहा है? ओ हीरा देखा है ना तुमने, वो तो खुद ही बड़ा कीमती होता है, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। और मेरी साबरा तो खुद एक हीरा है। हीरा जो पा सके सो पाए, नहीं तो चाट के मर जाए। अरे नहीं तो मेरी दुल्हन है, तुम लोग तो पीछे पड़ गए उसके। अभी कहाँ पीछे पड़े हैं बेटा, हम किसी की जबान रोक तो नहीं सकते ना। वैसे भी अब जमाना बदल गया है, जैसे बारात बाजे बिना नहीं सजती, अब चाहे तू हूर ही क्यों ना ले आ, दुल्हन जहेज बिना नहीं सजती। हाँ चल भाग यहाँ से, खामा तंग करने आ जाती है, बाज नहीं आएगी तू। जल्दी क्या है, चली जाती हूँ। बानो खाला, आपको अम्मी ने घर बुलाया था, कुछ काम था उन्हें। अच्छा, तू चल, मैं आ रही हूँ अभी। सबा, तुम ये खाना लेकर जाओ। अच्छा भाईजान।
परेशान कर दिया ना इन लोगों ने तुम्हें। वैसे एक बात पूछूं? बस एक बात? 1000 बातें पूछो। ये बबली कौन है? बबली मेरी खालाजाद बहन है और बराबर में रहती है। मुझे सच सच बताएं, कहीं वो आपकी उम्मीदवार तो नहीं थी? नहीं, ऐसी बात नहीं। वो बहुत शौक शरारती सी लड़की है और सबकी नाक में दम किया हुआ है इसने। उसकी बातों से तो ऐसा लग रहा था उसे बहुत बुरा लगा हो आपका शादी करना। ऐसी बात नहीं, वो तो बहुत खुश है। अच्छा तुम सबको छोड़ो, तुम ये तो जानती हो ना कि मैं सिर्फ तुम्हारा उम्मीदवार था। लेकिन मैं आपको पहले से ही बता रही हूँ, अगर आइंदा उसने ऐसी जली कुटी बातें की ना तो उसे 1 की 10 सुनाऊंगी मैं। हाँ, तुम अभी नई हो इस घर में, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। अच्छा छोड़ो, तुम अपना मूड ठीक करो। ओ बीबी, हमें इन बातों से कुछ लेना देना नहीं। हमें तो उस 10 मरला मकान के बारे में बता जिसने 4 जानों का खून पी लिया। वो मकान तेरा है या तेरे बाप का? बोल। मैं सब बता दूंगी, मैं वही बता रही। मेरी शादी को 6 महीने हो चुके थे। मैंने अपने माँ बाप के घर आना जाना शुरू कर दिया था। मेरे ससुराल में अजीब अजीब बातें होने लगी थी और वो लोग मुझे ताने देने लगे थे। अंदर है, खाना खा रही होगी। हमारे साथ कब खाती है? अच्छा। हाँ और क्या। बहू। जी अम्मी। तेरी अम्मा से तेरी बातचीत होती है? और तो मिलने भी गई थी। वो तो मैं थोड़ी देर के लिए गई थी। चलो अच्छी बात है, सुलह हो गई ना। हाय, हमारी हसरत तो हमारे दिल में ही रह गई। तेरा अब्बा शराफत से तेरा रिश्ता दे देता तो इज्जत से ब्याह लाती। अब भी तो सीधे हो गए ना। बानो खाला सिर्फ इज्जत से ही नहीं आती, बल्कि बड़े धूमधाम से भी आती है और गाने बाजे के साथ भी आती, और अपने साथ खूब सारा जहेज भी लेकर आती है। तू सच कह रही है। तो क्या इज्जत सिर्फ जहेज से ही होती है? जो लोग पूछते हैं क्या लाई है बहू, क्या कहूँ। लड़की ऐसे उठ के आ गई लड़के के साथ खाली हाथ। ऐसे ही नहीं आई हूँ, निकाह करके लाया है जहांगीर मुझे। बुरा नहीं मानना, हम तेरी इज्जत के लिए कहते हैं। बानो खाला, क्या साबरा के माँ बाप बहुत गरीब हैं? कोई गरीब नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, खाते पीते घराने से हूँ। मैंने तो सुना था कि 3 भाइयों की इकलौती बहन है ये। अरे वो चाहे तो इसको आधा घर दे सकते हैं। अब तो इसकी माँ से भी सुलह हो गई है। देखो साबरा, खाला की दूसरी बहुओं को देखो कैसे भरी रहती हैं, क्योंकि अपने साथ जहेज में इतना तगड़ा माल जो लेकर आएंगे। अरे वो तो अभी भी देने को तैयार है, ये तो मैं मना कर देती हूँ। वो तो भरते रहते हैं अपनी बेटी को। अच्छा साबरा, मेरी मानो तो अपनी माँ से एक बार बात करके देखो, क्योंकि अगर जहांगीर ने कुछ मांग लिया ना तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। अरे मैं तो समझाती हूँ, इसको बुरा लग जाता है। जहांगीर ने इसे सर पे चढ़ा के रखा हुआ है। उन्होंने अपनी बहू को सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस नहीं दी, उसके अंदर कंपैरिजन शुरू कर दिया दूसरी बहुओं के साथ। जब वो कंपैरिजन स्टार्ट हुआ तो वहाँ पर साबरा ऑटोमेटिकली लो सेल्फ स्टीम में जाने लगी और उसको ये फील होने लगा कि जब तक मैं इनकी बात नहीं मान लेती और अपने घर वालों से दौलत का मुतालबा नहीं करती, तब तक मुझे फैमिली में एक वो स्टेटस नहीं मिल सकता। बानो बेगम का यहाँ पर एक बहुत ही मेन रोल है, क्योंकि पूरी फैमिली को वो लेकर चल रही हैं। जहांगीर। जी माँ जी। कहाँ जा रहा है बेटा? वो थोड़ा काम है, आप हुक्म करें। बेटा मेरे पास बैठोगे तो मैं को बात करूंगी। आओ बैठ इधर। अरे आप हुक्म करें माँ जी, कोई काम है, कोई बात है? अब माँ का हुक्म कहाँ चलता है, अब तो बीवी की ज़बान चलती है। अब ऐसी भी कोई बात नहीं, कैसी बातें कर रही हैं आप? कहें क्या बात है? ना बेटा, जब औलाद जवान हो जाती है, बीवियाँ आ जाती हैं, तो माँ हुक्म नहीं चला सकती। तुम्हारे भले की बात समझाती हूँ। तेरे बेटे तो समझे समझाए फर्मा बरदार हैं माँ, कोई है इलाके में हम जैसा तो बता। बेटा जब आदमी मीठा ज़रूरत से ज़्यादा खा ले वो भी कड़वा लगने लग जाता है।
मैं कुछ समझा नहीं माँ जी। देख बेटा, अब तेरी शादी को 6 माह से ऊपर होने लगा है। अब तो साबरा भी अपने मैके से मिलने लगी है। अगर इसको इस घर में इज्जत से रहना है तो उसको अपने मैके वालों से बात करनी पड़ेगी। बात? कैसी बात? देख बेटा, तुम्हारे ससुराल की बहुत जायदाद है। एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और अपना फ़ायदा सोचते हैं। वहाँ पर वो ये नहीं देख रहे होते कि हमारे किसी भी एक्ट से दूसरे का क्या नुकसान हो रहा है या दूसरा किस तरीके से प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है। अगर आप कहें तो ग्रिडीनेस जिसे हम कहते हैं, लालच, वो भी एंटी सोशल में ही आ जाती है और वही लालच लोगों को क्रिमिनल बिहेवियर्स की तरफ लेकर जाती हैं। मैं कुछ नाजायज़ तो नहीं कह रही ना? अरे माँ, आपने कभी कोई गलत बात की है? देख बेटा, अगर आधा मकान अपनी बेटी के नाम लगा देंगे तो कौन सी मुसीबत आ जाएगी? आखिर बेटियों का भी तो हक होता है। फिर अपनी जिठानियों में भी सर उठा के बैठेगी। अच्छा बेटा, अब तू जा। ऐसा लगता है जैसे वो तुम्हारी शादी किसी दौलतमंद औरत से करवाना चाहते थे जो अपने साथ ज़मीनें लाए और मकान लाए। साबरा, तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा अपना भी एक घर हो जिसमें तुम अपना सर ऊंचा करके रहो? बस अम्मा, यूँ समझ लो कि ससुराल में मेरी टके की भी इज्जत नहीं है, सिर्फ इसलिए कि मेरे पास जायदाद और जहेज नहीं है। अस्सलामुअलैकुम। अरे तुम अभी तक ऐसे ही बैठी हो और मैंने तुमसे फ़ोन पर क्या कहा था कि गुलाबी वाला सूट पहन लेना। मेरा दिल नहीं कर रहा। दिल क्यों नहीं कर रहा? बस ना, मेरा दिल बिल्कुल नहीं कर रहा। लेकिन मेरा दिल तो कर रहा है ना, तुम्हारे साथ बाहर जाने को, खाना खाने को, घूमने फिरने को। अरे तुम छोड़ो, अरे मैंने कहा खड़ी हो। मेरे दिल का ख्याल नहीं करोगी? छोटा सा तो खिलौना है, बेचारा टूट जाएगा। ऐसा तो ना करो साबरा जी। आपकी बातें ना मेरा सारा गुस्सा ख़त्म कर देती हैं। गुस्सा मुझ पर? लेकिन क्यों? अभी आपका मैं इतना अच्छा मूड ख़राब नहीं करना चाहती, बाद में बताऊंगी। चलो फिर ठीक है, पहले घूम फिर आते हैं और फिर उसके बाद वापस आकर ज़रूर लड़ेंगे, ठीक है? मैं चेंज कर लेती हूँ और आप भी कुछ अपना हुलिया दुरुस्त कर लें। वैसे तुमने बेईमानी की है मेरे साथ। अपनी आइसक्रीम मुझे खिला दी और मेरी आइसक्रीम नहीं खाई। अच्छा, लो अभी खा लेती। क्या है? वैसे मज़ा आ गया, फ्रेश हो गए ना? इसलिए तुम्हें यहाँ लेकर आया था कि तुम फ्रेश हो जाओ और मज़ीद खूबसूरत हो जाओ और मेरी शहजादी का मूड भी ठीक हो जाए। तुम जानते हो मेरा मूड तुमसे कभी ख़राब नहीं हो सकता। पर मेरा मूड तो ख़राब हो सकता है ना? नहीं, आपका मूड भी मुझसे कभी ख़राब नहीं हो सकता। और जिस दिन आपका मूड मुझसे ख़राब हुआ उस दिन मैं मर जाऊंगी। मैं तुम्हारी नाराज़गी नहीं बर्दाश्त कर सकती। तुम क्या समझती हो साबरा? अगर तुम मर गई तो क्या मैं जिंदा रह जाऊंगा? बस कभी कभार घर वालों की बातें बहुत चुभती हैं। ऐसा लगता है जैसे वो तुम्हारी शादी किसी दौलतमंद औरत से करवाना चाहते थे जो अपने साथ ज़मीनें लाए और मकान लाए। साबरा, तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा अपना भी एक घर हो जिसमें तुम अपना सर ऊंचा करके रहो? क्यों नहीं चाहती? ऐसा कौन नहीं चाहता? बस इसीलिए तो मेरे घर वाले कहते हैं। और वैसे भी तुम्हारा तो हक बनता है ना, वरना क्या होगा, सारा माल तुम्हारी भाभियां खा जाएंगी। और सच बताऊं तो मेरा तो ख्वाब है कि हम दोनों का एक अलग घर हो जिसमें हम दोनों अकेले रह सकें। जहांगीर की पूरी फैमिली बहुत अरसे से क्रिमिनल बिहेवियर या एंटी सोशल बिहेवियर में इन्वॉल्व थी
और ये वो सारे बिहेवियर्स होते हैं जो कि साइकोपैथिक पर्सनालिटीज़ की तरफ इशारा करते हैं। क्योंकि वो सारी साइकोपैथिक पर्सनालिटी थी, जब उन्होंने ये देखा कि साबरा उनके घर में तो आ गई है लेकिन उनकी वो नीड जो कि एक फाइनेंशियली तौर पर पूरी होनी थी वो पूरी नहीं हो सकी, तो उन्होंने ऑटोमेटिकली साबरा की ब्रेन वॉशिंग स्टार्ट की कि वो किसी भी तरीके से उनको फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग कर दे। क्योंकि साबरा एक वीक पर्सनालिटी की मालिक थी, उसे किसी भी तरह से एक्सेप्टेंस की ज़रूरत थी। और ये वो लोग होते हैं जिन्हें हमेशा हर तरीके से अपने बारे में अच्छाई सुनने की उम्मीद होती है दूसरों से। हाँ, एक मकान अब्बू के पास है तो सही। बस तो फिर क्या मसला है? तुम अपनी अम्मी से बात करके देखो। हाँ, हक तो है मेरा। मैं कल ही अम्मी के पास जाकर बात करती हूँ। वेरी गुड। चलो इसी बात पर तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर लेकर चलते हैं। चलो। हाँ अम्मा, ये तो है। और सुनाओ अम्मा, बहू बेटे कैसे हैं? अरे क्या सुनाऊं, सब अपनी अपनी जनानियों के पीछे लगे रहते हैं। खैर छोड़, तू सुना, तू तो ठीक है ना? तुझे कोई तकलीफ तो नहीं है? अम्मा, तुम्हारे घर में बहुओं का राज है और एक मेरे घर में। सास की मर्जी के खिलाफ तो कोई काम हो ही नहीं सकता। जहांगीर कैसा है? ठीक है ना? जहांगीर तो खुद मजबूर हैं अपनी अम्मा के हाथों, वरना वो तो अलग रहना चाहते हैं। ये तो अच्छी बात है, जल्दी कर और पटा ले, यही टाइम है। पर अम्मा। क्या बेटा, बोल। अम्मा, वो तुम अब्बा से बात करो ना मकान के लिए। बस अम्मा, यूँ समझ लो कि ससुराल में मेरी टके की भी इज्जत नहीं है, सिर्फ इसलिए कि मेरे पास जायदाद और जहेज नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारे बाप से बात करती हूँ, पर वो मानेगा नहीं। क्यों नहीं मानेंगे? क्या मैं उनकी औलाद नहीं हूँ? अच्छा, अगर वो ना माने ना तो मुझे मकान के कागजात एक हफ्ते के लिए दे देना। ये रही आपकी चाय। तुम अम्मी की गई थी आज? जी, गई थी। तो फिर क्या कहा अम्मी ने? अम्मी तो मेरे साथ हैं, लेकिन मुझे अब्बू का पता नहीं है कि वो मानेंगे कि नहीं। लेकिन मैंने भी उनसे साफ साफ कह दिया है कि टाउनशिप वाला मकान मुझे चाहिए, वो मैं भाइयों को अकेले हड़प करने नहीं दूंगी। ये की ना तुमने शेरनी वाली बात। शेर के साथ जो रहती हूँ। वैसे तुम्हारी अम्मी कहती क्या? अम्मा ने भी कह दिया है कि अगर अब्बू नहीं माने तो वो मुझे कागजात दे ही देंगे। अगर उस मकान के कागजात मुझे मिल गए ना, तो फिर देखना कि मैं उनसे वो मकान किस तरह लेता हूँ। अरे वाह बेगम, आज तो आपने बहुत अच्छी चाय बनाई। एक बात कहूँ आपसे? अरे बेगम, सारी उम्र तो ऐसे ही सुनाती आई हो, आज इजाजत मांग रही हो। खैरियत तो है? वो आज साबरा आई थी। मर चुकी है मेरे लिए वो। ये उस मकान के कागजात हैं जो साबरा को जायदाद में से मिला है। सच? मकान साबरा का? मैं पूछता हूँ टाउनशिप की फाइल कहाँ है? कहाँ है ये? चला। वो
वो आज साबरा आई थी। मर चुकी है मेरे लिए वो। कैसी बात कर रहे हैं आप? अखलौती बेटी है हमारी। ऐसी औलाद से तो बेहतर था मैं बेऔलाद ही होता। तुम उससे बेशक मिला करो, लेकिन मेरे सामने उसका जिक्र मत किया करो। क्यों ना क्या करूं? नाखून से कभी मांस जुदा हुआ है? अगर उसको तकलीफ होगी तो मैं कैसे सुकून से रहूंगी? उसे तकलीफ? अब कौन सी तकलीफ? अपनी मर्जी से मेरे घर से भाग के गई है वो, अब वो जाने और उसका ससुराल। लेकिन हमें उसका हक तो देना है ना। अरे कौन सा हक? वो मैं कह रही थी कि टाउनशिप वाला मकान दे दें। अगर ये नहीं हो सकता, पूरा मकान उसके नाम लगा दूं? मैं पहले ही जानता था बेगम कि बदमाश लोग हैं वो, बदमाश। आहिस्ता बोलिए, बहू को सुनाएंगे क्या? अरे क्यों आहिस्ता बोलूं? जानता हूं मैं, लालची लोग हैं वो, लालची। एक बेटा कातिल, दूसरा मफरूर, तीसरा भी जेल से छूट के आया है। हमें उससे क्या है? हमें अपनी बेटी को देखना है। बेटी जाए जहन्नम में, समझी? ह्यूमन पर्सनालिटी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि वो बाज़ औक़ात अपनी नफ्स के ग़ुलाम बन जाते हैं, और जो लोग बहुत ही ज़्यादा वीक पर्सनालिटीज़ के मालिक होते हैं वो ऑटोमेटिकली अपने आप को खिंचता हुआ महसूस करते हैं अपनी नीड्स की तरफ। उन्हें हर हाल में अपनी नीड्स फुलफ़िल करना होती है, चाहे वो किसी को तकलीफ़ देकर हो, चाहे वो किसी का दिल दुखाकर हो। इसी तरह की एक मिसाल हमारे पास यहाँ पर साबरा हैं, जिन्होंने अपने घर को छोड़ने से पहले ये नहीं सोचा कि मेरे यहाँ से जाने के बाद मेरे घर वालों का क्या होगा, उनकी क्या फीलिंग्स होंगी, या उन्हें किस तरीके से सोसाइटी को फेस करना पड़ेगा। साबरा ने अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए अपने घर वालों को दोबारा से धोखा देने की तरफ सोचा, क्योंकि उसे एक एक्सेप्टेंस चाहिए थी अपनी फैमिली से, अपने हस्बैंड से। वहाँ पर उसने ये नहीं सोचा कि मेरी जो फैमिली है, लाइक मेरे वो पेरेंट्स जिन्होंने हमेशा से मुझे पाला है या हमेशा से मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया है, वहाँ पर उन्हें उससे क्या नुकसान होता है। उसे सिर्फ़ और सिर्फ अपनी नीड को पूरा करना था, जो ऑटोमेटिकली उसे गलत फ़ैसले की तरफ लेकर गई, और वो गलत फ़ैसला उसने किया अपने फैमिली के प्रेशर में आकर और अपनी एक्सेप्टेंस के लिए। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। ठीक हो? जी मम्मी। ये लो बेटा, टाउनशिप वाले मकान की फ़ाइल। ठीक है, संभाल के रखना इसको। और अब तो तुम खुश ना? हाँ अम्मी। अच्छा बेटा, अब तुम जाओ, कोई देख ना ले बेटा। जल्दी करो, जल्दी निकलो। तेरे पाँव में मेहंदी लगी हुई थी, मुझे अपने कमरे में बुला लिया। ओ माँ जी, एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनानी थी अकेले में, उसके बाद चाहो तो तुम पूरी दुनिया में ऐलान कर देना। ये उस मकान के कागजात हैं जो साबरा को जायदाद में से मिला है। सच? मकान साबरा का? ओ, मुंह क्या देख रही हो तुम? माँ जी को मिठाई तो खिलाओ। हाँ। कितने मरले का है? 10 मरले का है। मैं सदके में वारी। मैं तो पहले ही कहती थी, मेरे जहांगीर ने ऐसे नहीं पसंद किया साबरा को। कब्जा कब मिलेगा? ओ माँ जी, मकान तो साबरा के नाम हो ही चुका है, कब्जा भी ले ही लेंगे। चल बेटी आजा, हम सबको बताते हैं। अब देखती हूँ
कुछ कहकर तो दिखाए कोई मेरी साबरा को। चल 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 मिठाई तो लेकर जाओ। ये पुलिस के मुताबिक मरकजी मुलजिमा ने अपने शौहर जहांगीर के साथ मिलकर जालसाजी के जरिए मकान अपने नाम कराया था, जिसमें इसकी मां भी शरीक थी। मेकअप रूम, तालीमी असनाद, मेडिकल डॉक्यूमेंट नहीं, अगर तो सिर्फ घर के कागजात नहीं है। मैं पूछता हूँ कहाँ है मेरे मकान के कागजात? मुझे नहीं मालूम। देखो हाशिमत, तुम मेरी बीवी हो और ये मेरी जिंदगी भर की जमा पूंजी थी। बताओ। मुझे नहीं मालूम, यकीन करो मुझे नहीं मालूम कहाँ है। किसको दे दी? कहाँ गई? चलो पीछे, बात करने दो मुझे इससे। मैं पूछता हूँ टाउनशिप की फाइल कहाँ है? मुझे नहीं कहाँ है ये? चलो। अम्मा, मुझे दिखा है डॉक्यूमेंट। मुझे नहीं मालूम, नहीं मालूम। क्यों मार खा रही है अम्मा अब्बा की? बता दो ना कहाँ है? मैंने खाना, मुझे नहीं मालूम। रोना तो बंद करो, बस रोए नहीं, रोना तो बंद करो। मुझे नहीं मालूम। पुलिस के मुताबिक साबरा का दावा था कि मकान उसके नाम है, लिहाजा उसे मिलना चाहिए, जबकि उमर और उसके बेटों का कहना था कि साबरा ने मकान चालसाजी के जरिए अपने नाम कराया है, इसलिए वो मकान का कब्जा नहीं देंगे। पुलिस के मुताबिक पहले भी कई बार साबरा ने अपने शौहर जहांगीर और रिश्तेदारों के साथ मिलकर मकान का कब्जा छुड़ाने की कोशिश की थी, जिस दौरान साबरा की इसके भाई और वालिद उमर के साथ तल्ख कलामी भी हुई थी, लेकिन दोनों पार्टियां अपनी अपनी जिद पर अड़ी रहीं। इस सिलसिले में इलाके के कुछ मौजूदीन ने दोनों फरकीन का तस्फिया कराने के लिए पंचायत बुलाई थी, लेकिन ओ बाबा, जो मैं कहता हूँ वो मान ले, इसके अलावा कोई हल नहीं है तेरे पास। ओए बस शर्म कर, जब तेरे बड़े बैठे ना तुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ओ, इन बड़ों के बीच में फैसले होते तो यहाँ आना नहीं पड़ता। तो फिर काहे के लिए बुलाया इनको? और सब खामोश हो जाओ। अभी उमर, और जहांगीर का दावा है और तेरे टाउनशिप वाला मकान इसकी बीवी साबरा के नाम है। झूठ बोलता है ये। सब लोग जानते हैं कि जमाने से इस घर में रहता हूँ मैं। इसका कैसे हो गया? और जो कागजात इसके पास है वो क्या? झूठ बोलता है ये, बकवास करता है, जाली कागजात हैं इसके पास। ओए हल्का हो हल्का, ओए तुझसे ज्यादा गर्म खून है मेरा। उंगली कट जाए तो खून नहीं गिरता, आग निकलती है आग। बस है बस, हमने कोई चूड़ियां नहीं पहनी। तो फिर हटा दे पंचायत को बीच में से, खुद ही फैसला कर लेते हैं। उमर, ओए अपने बेटों को बिठा। बैठ जाओ। और तुम भी बैठो, बैठो आराम से। और तुम लोगों ने अगर खुद फैसला करना था तो हम पंचायत को यहाँ क्यों बुलाया? अब कोई नहीं बोलेगा। चलो साबरा, अल्लाह को आज़ो नाज़ो जान के सच बता कि हकीकत क्या है ये मकान मेरा है, मेरे नाम है। ना एक बात बता साबरा, ओए उमर ने अपने बेटों को छोड़कर मकान तेरे नाम कर दिया। मैं पागल था जो तेरे नाम कर दिया है? कागजात है मेरे पास। क्यों भाइयों की और बाप की इज्जत को मिट्टी में डुबोना चाहती है? हैं? बाप और भाई सब मर जाते हैं, अगर रह जाती है तो वो सिर्फ जायदाद है। मेरी शर्मोया मर गई है, तुझे अदालत लेके जाएंगे हम। बस सोए पंचायतियों, अगर अदालत में फैसला करना है तो पहले फैसला हम करेंगे। ओ, तुम लोगों को मकान खाली करना है कि नहीं? हल्का हो जा हल्का। अब ये मकान तो तेरा बाप भी खाली नहीं करवा सकता। बाप क्या खाली कराएगा, मैं कराता हूँ। मकान खाली करोगे तुम लोग? आपको मारना तुम लोगों ने। मकान खाली करो। आप लोग ने क्या किया? पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मरकजी मुलजिमा साबरा और जहांगीर के भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक साबरा, जहांगीर और उसके साथी असला छुपाकर लाए थे और पंचायत के दौरान ही मुलजिमान ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी, जिसके नतीजे में उमर और उसके दो जवान बेटे अली रजा और रफाकत मौके पर मारे गए। मुलजिम जहांगीर भी साथियों की फायरिंग की जद में आकर जख्मी हो गया था, जिसे उसके साथी फरार होते हुए साथ ले गए थे, जो बाद अस्पताल में दम तोड़ गया। पुलिस इस वाक़े का जिम्मेदार जहांगीर के भाई हमजा को ठहरा रही है। कुछ हरफे इल्तिजा थे, दुआओं से डर गए, अरमान बंदगी के खुदाओं से डर गए, रंगीन फिजा में जल गईं खामोश तितलियां,
आंचल उड़े तो फूल हवाओं से डर गए।